गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलो चांद सितारों बिना टाइम वेस्ट के शुरू हो जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, कि भाई प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है। तो एक बात बताओ, फोकल लेंथ होता क्या है। कोई भी मिरर है तो उस मिरर में जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। अब किसी भी मिरर के पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं और इस फोकल लेंथ को हम स्मॉल लेटर f से डिनोट करते हैं। राइट, ये बात तो सही है। अब आप जानते हो कि जो प्लेन मिरर है इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल चली जाती हैं और पैरेलल लाइट रेज कभी मिलेंगी तो है नहीं। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पैरेलल लाइट रेज कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पर मिल रही होंगी। अब अगर ये लाइट रेज इंफिनिटी पर मिलेंगी तो पोल और इंफिनिटी के बीच का डिस्टेंस भी तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे प्लेन मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज वास्तविकता में कहीं मिल ही नहीं रही है। समझ में आई बात मेरे चांद सितारों। अगला सवाल है, a student conducts an activity using a flask of height 15 सेंटीमीटर and a concave mirror। कह रहा है एक स्टूडेंट है वो एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी में उसने एक फ्लास्क का यूज किया है और एक कॉनकेव मिरर यूज किया है, ठीक। और फ्लास्क का जो हाइट है वो देखो 15 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट फ्लास्क है तो मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट 15 सेंटीमीटर सवाल में दे दिया गया है, ठीक। तो मैं अपने सॉल्यूशन में लिख लेता हूं कि h1 जो कि मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, h1 जो कि मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मुझे कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। माइनस साइन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं। इसके बाद दिया है he finds that the image formed is 45 सेंटीमीटर इन हाइट। इमेज का हाइट भी दे दिया है तो इमेज का हाइट h2 है। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज हमें दिया है 45 सेंटीमीटर, उसको भी लिख लिया हमने। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा है, हलवा सवाल है, चुटकियों में कर लेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1, राइट। यहां पर देखो h2 45 सेंटीमीटर है और h1 15 सेंटीमीटर है। जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो मैग्निफिकेशन कितना आया, 3, यानी कि मेरा जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है 3 टाइम्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कह रहा है एक मिरर है, कौन सा मिरर है दिया नहीं है, काय को परेशान होने का, है ना। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है द फोकल लेंथ इज, फोकल लेंथ हमसे पूछी है तो हमें पता है कि भाई फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है, राइट। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अपने आप आंसर 10 सेंटीमीटर निकलकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन कई बार सवालों में 20 सेंटीमीटर ना देकर हमें ये वैल्यू मीटर में दी होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मीटर में दी हो तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, उसके बाद इसको सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, कि भाई लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है वो क्यों होता है। तो पहली बात तो ये आती है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट की इसी प्रॉपर्टी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है यही सवाल में पूछा गया है। तो देखो लाइट जो है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, नैनोमीटर्स के ऑर्डर की वेवलेंथ होती है लाइट की। यही कारण है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में या 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर्स होते हैं, यानी कि नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट है लेंथ की, है ना। और क्योंकि लाइट की वेवलेंथ इस छोटी यूनिट के बराबर है, इस छोटी यूनिट के ऑर्डर के बराबर है, इसीलिए लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो यहां पर हमारा आंसर होगा स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, कि जो किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं और ये पूछा है कि कौन सी बात सही है। पहला कह रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, कि भाई वो मिरर का पार्ट नहीं है। दूसरा है लाइज आउटसाइड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई करता है। तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नीदर ए नॉर बी, ठीक। तो इसको ना बनाकर देखते हैं। मान लो ये मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है, फॉर सपोज
ये मेरे पास एक स्फेरिकल मिरर है। अब ये जो मिरर है ये पॉइंट इसकी पोल होगी, ठीक है। इसके पीछे यहां पर इसका कहीं फोकस आएगा और उसके भी पीछे यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ऐसे ही तो डायग्राम बनता है। तो ये बताओ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मिरर तो ये है ना, मिरर तो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे खत्म हो जा रहा है, तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ए पार्ट सही है। बी पार्ट कह रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर लाई करेगा। तो यार रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये ए बी है ना, और तुम देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बाहर ही लाई कर रहा है। तो दूसरी बात भी सही है, यानी कि ए पॉइंट भी सही है, बी पॉइंट भी सही है। तो यहां पर मेरा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन बाय यूजिंग। कह रहा है कहीं बहुत दूर कोई टॉल सी बिल्डिंग है और हम उसको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसको देखने के लिए किस तरीके के मिरर का यूज करें। तो ये बताओ बहुत टॉल सी बिल्डिंग है और अगर उसकी पूरी पिक्चर तुम्हें मिरर में देखनी है तो तुम्हें कोई ऐसा मिरर चाहिए होगा जो कि डिमिनिश्ड इमेज बना दे ऑब्जेक्ट की, है ना। जैसे तुमने देखा है कार का जो रियर व्यू मिरर है वो क्या करता है, वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है पीछे आ रही सभी व्हीकल्स की, है ना। और वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यहां पर भी हम लोग टॉल बिल्डिंग की पिक्चर को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर किसी भी केस में ले लो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है ऑब्जेक्ट की। ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, कि भाई जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो किस मिरर के लिए सही हैं। तो याद करो हमने जो रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े हैं वो प्लेन मिरर में पढ़े हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सिमिलर लॉज हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में भी फॉलो होते हैं। तो यानी कि रिफ्लेक्शन का लॉ प्लेन मिरर के लिए भी सही है, कॉनकेव मिरर के लिए भी सही है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि सबके लिए सही है ना। यानी कोई भी तरीके का मिरर ले लो बाबू भैया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल हमेशा एक सिंगल प्लेन में ही लाई करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो ये बताइए कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, m इज इक्वल टू h2/h1, जहां h2 हमारे इमेज की हाइट होती है और h1 हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। ये बताओ प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की भी हाइट होगी। अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी जो हाइट है वो मेरी इमेज की हाइट के बराबर ही तो होगी, राइट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि h2 की जगह पर भी h1 ही पुट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर h2 और h1 बराबर ही हैं। तो यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। यानी कि प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होने के कारण जो मैग्निफिकेशन है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ मेरा करेक्ट आंसर है 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे हैं। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन कह रहा है, अ 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कह रहा है 10 मिलीमीटर लंबा ऑल पिन है, ठीक है, जिसको हमने कॉनकेव मिरर के सामने रख दिया है। रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा होगा ऑब्जेक्ट को। तो यहां मेरा जो ऑब्जेक्ट है ऑल पिन, उसकी हाइट हमें दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1 कितनी है, 10 मिलीमीटर, इसी को मैं लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद दिया है, अ 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कह रहा है कि इसकी जो इमेज बन रही है ऑल पिन की वो 5 मिलीमीटर लंबी बन रही है। कहां बन रही है, कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है, और कॉनकेव मिरर की जो इमेज बन रही है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही है। तो यहां पर हमारी गिवन वैल्यूज है, हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि 5 मिलीमीटर दी हुई है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। लेकिन ये बताओ एक चीज दी है कि जो इमेज बन रही है वो बन कहां रही है, फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है। इधर देखो, अगर ये मेरा मिरर है, मान लो ये मेरा कॉनकेव मिरर है और इसके सामने इसके फ्रंट में इमेज बन रही है, तो इमेज कुछ ऐसी होगी, यानी रियल और इन्वर्टेड होगी। अब क्योंकि ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, रियल है, इन्वर्टेड है, इसीलिए हम इसके h2 के आगे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। क्यों लगाया है, क्योंकि इमेज रियल इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। एक चीज हमें और दी हुई है कि इमेज 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही है, तो हमारे v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि इमेज यहां बन रही है मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के फ्रंट में, इसलिए ये डिस्टेंस भी हम नेगेटिव लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा क्या है, फोकल लेंथ के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है।
एक बात बताओ, अगर मुझे फोकल लेंथ बतानी है तो मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, लेकिन मिरर फॉर्मूले में u और v की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। v तो मेरे पास है लेकिन u तो मेरे पास है ही नहीं, तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालना है, फिर मिरर फॉर्मूला लगाकर फोकल लेंथ f निकालनी है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u निकालने के लिए मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक है, तो यहां पर देखो h2 दिया है -0.5 अपॉन h1 दिया है 1 के बराबर इज इक्वल टू माइनस v दिया है माइनस ऑफ -30 और अपॉन में u तो मुझे निकालना ही था। ठीक, यहां मेरा आएगा कि जो -0.5 है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 30 अपॉन u के बराबर है। ठीक, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, u को उधर भेज देता हूं और 0.5 को इधर ले लेता हूं, तो मुझे मिलेगा कि मेरा जो u है वो 30 अपॉन -0.5 के बराबर है। ठीक, यहां से अगर सॉल्व करूंगा तो ये देखो डेसिमल हटेगा 300 हो जाएगा, सॉल्व करने पे मेरा आंसर u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आएगा। यहां पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकाल लिया। ठीक, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बोर्ड भर गया है, तो 1 सेकंड का टाइम तो चांसदार, बोर्ड इरेज करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो अब देखो यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकल आया, अब हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय मिरर फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी जो है वो 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। ठीक, तो 1 अपॉन यू का वैल्यू -60 रखेंगे प्लस 1 अपॉन वी का वैल्यू -30 रखेंगे। ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहां से 1 अपॉन -60 माइनस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक, सॉल्व करेंगे एलसीएम 60 आएगा, -1 -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यहां पर सॉल्व करेंगे -3 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, कैंसिल करेंगे -1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या यहां से हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो -20 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, तो यहां मेरा करेक्ट आंसर है -20 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों इतना स्पेशल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज लिखने में ही बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर देगा। अगर उसने दिमाग से किया, ध्यान दिया, तो ही वो H2 और V की सही वैल्यूज लिख पाएगा क्वेश्चन पढ़ के। और अगर यहां मान लो माइनस साइन मिस हो गया तो गया क्वेश्चन बंटा धार। इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। एक बच्चा है वो एक मैजिक मिरर के आगे खड़ा हुआ है। शी फाइंड्स the image of her head bigger, middle portion of the body of the same size and legs smaller। कह रहा है कि उसने जब अपनी इमेज को देखा उस मैजिक मिरर में तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो उसका हेड है, वो उसे बड़ा दिखाई दे रहा है, बीच का हिस्सा शरीर का उसको सेम साइज का दिखाई दे रहा है, और जो लेग्स हैं वो उसको छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। अगर हमारे मैजिक मिरर में कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन तीनों तरह के मिरर्स लगे हैं तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा है उस मैजिक मिरर में। मतलब फॉर सपोज अगर मान लीजिए ये मैजिक मिरर है तो इसमें ऊपर सबसे कौन सा मिरर लगा है, बीच में कौन सा मिरर लगा है और नीचे कौन सा मिरर लगा है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो एक बात बताओ कि मिडिल पोर्शन सेम साइज का है, सिर्फ प्लेन मिरर में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब हमारा जो ऑर्डर है मिरर्स का उसमें बीच में प्लेन मिरर होना चाहिए, यानी ए पार्ट भी गलत हो गया, बी पार्ट भी गलत हो गया, सी और डी में ही मेरा आंसर है। दे रहा है कि जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो हेड है उसके शरीर का, वो उसको बड़ा दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है, कॉनकेव मिरर ही एनलार्ज्ड इमेज बना सकता है, यानी कि उस मैजिक मिरर में सबसे ऊपर कौन सा लगा होगा, कॉनकेव मिरर, तभी तो वो बड़ी इमेज बना रहा है। तो ऊपर होगा कॉनकेव मिरर, बीच में होगा प्लेन मिरर, और सबसे नीचे लेग्स की डिमिनिश्ड इमेज बन रही है तो सबसे नीचे होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारा सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed 10 centimeter in front of it. Where is the image located? कह रहा है कॉनकेव मिरर है वो 3 times मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज। दिख नहीं रहा होगा, लाइट फ्लैश कर रही है, लेकिन यहाँ रियल इमेज लिखा है। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो कह रहा है कि इमेज कहां लोकेटेड होगी। तो पहले देखो दिया है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए -3 लेंगे। क्यों? क्योंकि रियल इमेज बन रही है और जब भी इमेज रियल होती है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है। ठीक,
इसके बाद दूसरी बात हमको ये दी गई है कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 होगा। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद हमसे इमेज के बारे में, v के बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा एक फॉर्मूला लग जाएगा कि जो मैग्निफिकेशन है वो -v/u के बराबर होता है। मैग्निफिकेशन -3 दिया है, v दिया नहीं है, u दिया है -10। ठीक, इस माइनस से देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। जब ये 10 उधर जाएगा तो -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v, है ना। तो v का वैल्यू हमें -30 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी पार्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली between two plane mirrors inclined at an angle of 72 degrees, then the number of images formed is। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसको प्लेस किया गया है दो प्लेन मिरर्स के बीच में, सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है, ठीक है, और दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल 72 डिग्री है, तो उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बन जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। मुझे मालूम है 8th क्लास में आप पढ़कर आए हो, लेकिन आप में से कई बच्चे भूल गए होंगे। तो अगर इस तरीके का नंबर ऑफ इमेजेस का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करना है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो देखो अगर हम मान लें कि ये मेरे दो प्लेन मिरर्स हैं और उनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा दोनों मिरर्स के बीच में, तो हमारा सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में होगा n की वैल्यू निकालना। और n की वैल्यू कैसे निकलेगी? 360 को थीटा से डिवाइड करके निकलेगी। इतना काम हम कर लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे अगर n इवन आया, अगर n इवन आया तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला n-1 होगा। ठीक, ये जो n का वैल्यू निकाला है अगर वो इवन है तो इसमें हम एक घटा देंगे और हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी। नो मैटर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस किया गया हो या एसिमेट्रिकली। ठीक, लेकिन मान लो मैंने n का वैल्यू निकाला और ये ऑड आ गया, है ना, इवन नहीं आया। तो अगर ये ऑड आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होंगी अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है, और नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर होंगी अगर ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली प्लेस किया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालेंगे 360 को थीटा से डिवाइड करके। इसके बाद देखेंगे कि इवन है या ऑड। अगर n इवन है कुछ सोचना ही नहीं है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1। लेकिन अगर n ऑड है तो थोड़ा सोचना है। ठीक, अगर n ऑड है तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, अगर ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस किया गया है तो नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर। ठीक, अब बात क्या आती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का क्या मतलब है। तो देखो अगर ये दो प्लेन मिरर्स हैं, इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक, और देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 30-30 इक्वल एंगल्स बना रहा है मिरर के साथ, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है। लेकिन वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए अनइक्वल एंगल्स बना रहा है, एक 40 डिग्री का है दूसरा 20 डिग्री का है, तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम n का वैल्यू निकालें, तो होगा 360 अपॉन थीटा, यानी कि 360 अपॉन 72 डिग्रीज, है ना। यहां दिया है देखो थीटा का वैल्यू 72, कैंसिल आउट करने पे ये हमको 5 देगा। तो n का वैल्यू 5 आया है। 5 एक ऑड नंबर है। अगर n का वैल्यू ऑड है तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया गया है या एसिमेट्रिकली। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन में सिमेट्रिकली वाला केस दिया हुआ है। ठीक, तो सिमेट्रिक केस के लिए मेरी जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, वो हो जाएंगी n-1 के बराबर। ठीक, तो यहां से मैं 5-1 इज इक्वल टू 4 निकाल दूंगा और यही 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का सवाल आएगा तो एक नंबर में, लेकिन इसके पीछे ढेर सारा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेना। ठीक, ये थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।